दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में। तो अभी अपन लोग कवर कर रहे थे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में अपन लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन लोग कवर कर चुके थे सिंधु घाटी का जो धर्म है, धर्म नहीं कवर किए थे, आप लोगों को कवर किए थे सामाजिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक का क्या स्रोत था। सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीज़ों को अपन लोग कवर कर चुके थे। तो आज की वीडियो में अपन लोग सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कवर करने वाले हैं और पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का दी एंड करने वाले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको 3 क्लास लगाया है, जो कि 15 से 20 मिनट का 2-2 क्लास, और आज हो सकता है कि आधे घंटे का क्लास हो सकता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो इस क्लास को अगर आप एक बार देख के जाते हो तो कोई भी वनडे का पेपर हो, आप लोग उस पेपर में जितने भी हिस्ट्री का सवाल आता है उस हिस्ट्री के सवाल को आप लोग करके ही आओगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या बचा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या बचा हुआ है, उन सारी चीज़ों को अपन लोग पहले कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में बचा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक प्रक्रिया थी, यानी कि धार्मिक वहाँ का जो व्यवस्था था वो क्या होता था, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः पूजा करते थे तो 2 चीज़ों का, एक तो प्रकृतिवादी पूजा करते थे, जैसे कि आज के टाइम में भी आप लोग देखते होंगे कि लोग पीपल के पेड़ को पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ को पूजा करते हैं। आप लोग अगर बिहार से होंगे तो देखते होंगे कि आप लोगों का एक पर्व होता है छठ पर्व, और छठ में सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी कि सूर्य का पूजा किया जाता है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो प्रकृति की चीज़ें होती थी उसको पूजा किया करते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रकृतिवादी। और दूसरा ये लोग पूजा करते थे व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी का मतलब क्या होता है कि ये लोग भगवान को इंसान के रूप में पूजा करते थे, इंसान के रूप में पूजा करते थे। जैसे आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि जैसे महादेव का अपन लोग पूजा करते हैं, तो महादेव का किस रूप में पूजा करते हैं, तो इंसान के रूप में पूजा करते हैं। माता दुर्गा का पूजा करते हैं तो किस रूप में पूजा करते हैं, तो इंसान के रूप में पूजा करते थे। तो इसीलिए सिंधु के जो लोग थे वो लोग प्रकृति का भी पूजा करते थे और भगवान को इंसान के रूप में भी पूजा करते थे। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है कि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि उस टाइम में जो पूजा हुआ करता होगा वो कोई खुली जगह में हुआ करता होगा, या फिर किसी के घर में हुआ, या फिर किसी के घर में होता होगा, या फिर किसी पेड़ के नीचे पूजा किया जाता होगा। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपको इसको याद रखना है। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य मिला था या नहीं, तो आप लोगों को वहाँ पे याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। स्वास्तिक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि आप लोग इस टाइप का कुछ चिन्ह देखते होंगे, तो ये है स्वास्तिक चिन्ह, और ये चिन्ह आज के टाइम में भी यूज होता है। तो ये चिन्ह आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही देखने को मिलता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग स्वास्तिक का प्रयोग करते थे, और इनके प्रमुख देवता जो हुआ करते थे वो मातृ भगवान हुआ करते थे। आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता था, और वहाँ के जो प्रमुख देवता भी थे तो वो भी एक मातृ भगवान हुआ करते थे। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो मदर गॉडेस कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो से एक सील की प्राप्ति होती है, सील मिलता है। जब वहाँ पे खुदाई होता है तो एक सील मिलता है। और सील क्या होता है ये आगे मैंने इस पे एक 2-4 मिनट का टॉपिक ही लिया हूँ, तो वहाँ पे समझेंगे कि आखिर सील क्या था। और उस सील पे पशुपति शिव का एक मूर्ति बनाया हुआ था। पशुपति शिव क्या थे, महादेव का एक रूप हुआ करता था, और जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किया करते थे। तो पशुपति शिव के मूर्ति में क्या क्या था, तो पशुपति शिव के मूर्ति में देखा गया कि बाएं साइड में आपको राइनो या भैंसा का फोटो बनाया गया था, और दायां साइड में हाथी और बाघ का फोटो बनाया गया था। और पशुपति शिव के जो पैर के नीचे था वो 2 हिरन का फोटो बनाया गया था। तो बेसिकली एक मोहनजोदारो से एक सील मिलती है, और सील पे पशुपति शिव का फोटो होता है, और पशुपति शिव के बायां साइड राइनो या भैंसा का तस्वीर बनाया जाता है, और पशुपति शिव के दाएं तरफ हाथी या बाघ का चित्र होता है, और पशुपति शिव के पैर के नीचे 2 हिरन का तस्वीर होता है।
अब अपन लोग समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन जो चीज़ है नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का समझने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप लोग अगर इसको समझ गए तो समझिए कि आपका 50% सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता था ये एक शहरी सभ्यता था, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे वो दीवार से घेरा गया था, यानी कि उस टाइम में भी बाउंड्री वॉल किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को। पूरे नगर को दीवार से घेरा जाता था, जितने भी शहर हुआ करते थे। शहर को दो भागों में बांटा जाता था। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे शहर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी भाग हुआ करता था और पश्चिमी भाग में किला हुआ करता था। जो ऊपरी भाग था यानी कि पश्चिमी भाग था वहाँ पे किला हुआ करता था। और किला होने का मतलब ये है कि यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और पूर्वी का जो हिस्सा था वो निचले वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाता था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था उसको दो भागों में बांटा जाता था, पहला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। और पश्चिमी में किला हुआ करता था। और किला होने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पश्चिमी भाग था उसमें उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे और जो पूर्वी भाग है उसमें निचले वर्ग के लोग रहा करते थे। लेकिन इस मामले में आपको एक अपवाद भी दिखेगा, और अपवाद ये दिखता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धोलावीरा साइट है, धोलावीरा साइट में इस नगर नियोजन को 3 भागों में बांटा जाता था। जो भी शहर था उसको 3 भागों में बांटा जाता था। उच्च वर्ग के लिए अलग था, उसके बाद मध्यम वर्ग के लोग आते थे और फिर निचले वर्ग के लोग आते थे। यानी कि 3 भागों में बांटा गया था। अमूमन तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था उसको तो 2 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी और पूर्वी। लेकिन धोलावीरा एक अपवाद है, धोलावीरा में इनको 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले उच्च वर्ग के लिए, फिर मध्यम वर्ग के लिए, फिर निचले वर्ग के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़क थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी, स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क। और यहाँ पे मैंने लिखा है काटा जाता था 90 डिग्री पे। मान लीजिए ये एक सड़क है और एक सड़क इधर से आई तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे काटा जाता था। घर का जो आकार होता था वो आयताकार होता था। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो घर जो बना हुआ होता था वो पके हुए ईंट से बना होता था, पके हुए ईंट से बना होता था। और आज के टाइम में भी आप लोग देखते होंगे कि घर जो बनता है वो पके हुए ईंट से ही बनाया जाता है। आप लोगों को बता दो कि अगर उस टाइम में पके हुए ईंट से घर बनाया जाता था तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु के जो लोग थे वो लोग कितना एडवांस थे और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते थे। और पानी का जो निकास था यानी कि वाटर ड्रेनेज था वो काफ़ी बेहतरीन था। और पानी के निकास का जो अवशेष प्राप्त होता है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों जगह से प्राप्त होता है। पानी के निकास का जो अवशेष था, जो भी नाला हुआ करता था यानी कि जहाँ से पानी निकलता है, इसको इंग्लिश में आप लोग बेहतरीन समझेंगे और इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटर ड्रेनेज। वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो था वो काफ़ी बेहतरीन था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो कितना वेल मेंटेन उस टाइम में सिटी बसाया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता में। वैसा सिटी आज के टाइम में भी आपको इंडिया में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन उस टाइम में काफ़ी बेहतरीन सिटी बसाया गया था। और जो वाटर ड्रेनेज का जो अवशेष प्राप्त होता है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो से प्राप्त होता है। और जो उस टाइम में वो लोग ईंट इस्तेमाल करते थे उस ईंट का अनुपात हुआ करता था जो कि 4:2:1 में हुआ करता था। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 4:1 में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक अपवाद देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको ऊपर में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर बनाया हुआ था वो पके हुए ईंट से बनाया जाता था, लेकिन कच्चे ईंट का भी अवशेष प्राप्त होता है यानी कि कालीबंगा से। कच्चे ईंट का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है तो कालीबंगा से। इसका मतलब ये है कि कालीबंगा में जो घर बनता था वो कच्चे ईंट का ही घर बनता था, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, कालीबंगा से कच्चे ईंट का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा का घर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे कि कच्चे ईंट से कालीबंगा का घर बनाया हुआ जाता था।
अगर हम जो घर बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, उसका जो दरवाज़ा रोड के पीछे खुलता था। मान लीजिए कि ये रोड है और ये घर है, और इनका जो दरवाज़ा हुआ करता था वो इनके पीछे खुला करता था। लेकिन अपवाद में आप लोग देखोगे तो लोथल है, लोथल का जो दरवाज़ा था वो रोड के साइड में ही खुलता था, वो रोड के साइड में ही खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी का बर्तन भी यूज करते थे, जो कि वेल डिज़ाइन हुआ करता था, जो कि वेल डिज़ाइन यानी कि बेहतरीन डिज़ाइन के साथ में आता था। और एक तो प्लेन आता था और एक कलर्ड आता था। दो टाइप के मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, एक प्लेन और एक कलर्ड। प्लेन में केवल लाल रंग का वो लोग इस्तेमाल करते थे, और कलर में वो लोग लाल और काला रंग का इस्तेमाल करते थे। प्लेन में केवल लाल रंग का इस्तेमाल करते थे, और कलर में काला और लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। और वो जो मिट्टी का बर्तन हुआ करता था उस पर कुछ चित्र भी बनाते थे वो लोग, जैसे पेड़ का चित्र, आदमी का चित्र, गोला का चित्र। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साइंस के बारे में, यानी कि उस समय में विज्ञान क्या थी, टेक्नोलॉजी क्या थी। वो लोग धातु कला से परिचित थे, वो लोग धातु कला से परिचित थे, और सोना चांदी तांबा कांस्य का उपयोग वो लोग जानते थे। सोना चांदी तांबा और कांस्य से वो लोग परिचित थे, और धातु कला से तो परिचित थे ही, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वो लोग धातु कला से परिचित थे, सोना चांदी तांबा आदि कांस्य को जानते थे, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये कांस्य से होता है, कैसे बनता है, ये बनता है कॉपर और टीन को मिलाने से, ये बनता है कॉपर और टीन को मिलाने से। ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से ये लोग बिल्कुल परिचित नहीं थे। ये लोग किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। और इन लोगों को मापन की जानकारी थी, यानी कि मेजरमेंट की भी जानकारी थी। लोथल से एक मापन यंत्र प्राप्त होता है, लोथल से एक मापन यंत्र प्राप्त होता है, और ये लोग मापने की जो कला होती है उसके बारे में जानकार थे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोथल से एक मापन यंत्र प्राप्त होता है उसका जो नंबरिंग था 2 था, 4 था, 6 था, 8 था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये लोग जीरो नहीं यूज करते थे, यानी कि इन लोगों को जीरो का ज्ञान नहीं था। ये लोग जो अपना काउंटिंग स्टार्ट करते थे वो बस 2 से स्टार्ट करते थे, 2, 4, 6, 8 ऐसे स्टार्ट करते थे, क्योंकि उनको जीरो का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी सारे इतिहासकार का कहना ये भी है कि ये लोग ज्यामिति और अंक गणित के बारे में जानते थे, ज्यामिति और अंक गणित के बारे में जानते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले आदमी थे जो कि आर्किटेक्ट यूज करते थे। आर्किटेक्ट जो भवन बनाने की कला होती है उसी को आर्किटेक्ट कहा जाता है। और ये लोग तभी तो बनाए थे ग्रेट बाथ, यानी कि स्नान घर बनाए थे, फोर्टिफाइड सिटी यानी कि किला बनाए थे। तभी तो ये लोग सिटी में ढेर सारे किले बनाए थे, क्योंकि इन लोगों को आर्किटेक्ट की जानकारी थी, तभी तो बनाए थे। उसके बाद ग्रेट ग्रैनरीज, और इसका ग्रैनरीज का मतलब होता है अनाज भंडारण का एक घर होता है, अनाज भंडारण का एक घर होता है, उसी को ग्रैनरीज कहा जाता था। तो ये लोग आर्किटेक्ट से परिचित थे, इसीलिए ग्रेट बाथ बनाए, फोर्टिफाइड सिटी बनाए, ग्रेट ग्रैनरीज बनाए। और ये लोग पक्के मिट्टी से खिलौना बनाते थे, भगवान की मूर्ति बनाते थे। ये लोग पके हुए मिट्टी से खिलौना भगवान की मूर्ति बनाते थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। ये लोग पक्के मिट्टी से खिलौने भगवान की मूर्ति आदि जैसे चीज़ बनाते थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है। मैंने आपको ऊपर एक सील के बारे में डिस्कशन किया था, जो मैंने आपको बोला था कि आगे मैं सील पे बात करूँगा। तो सील जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का स्पेशल फीचर था, और उन लोगों का बेस्ट आर्ट भी था, बेस्ट आर्ट ऑफ हड़प्पा। उन लोगों का सबसे बेहतरीन कला ये थी कि वो लोग सील बनाते थे। 200 के लगभग सील आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होता है, और ज़्यादातर सील आपको मोहनजोदारो से प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ 200 नहीं है, 2000 है। 2000 के लगभग सील आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होता है। टोटल 2000, और उसमें से अकेले 500 मोहनजोदारो से सील प्राप्त होती है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सील कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं कि
सील का चिन्ह क्या था? तो सील पे ये लोग हाथी, बाघ, बैल का चिन्ह बनाया करते थे और जो सील बनी होती थी वो सेलखड़ी और तांबा की बनी होती थी। सेलखड़ी आप लोग नहीं समझे होंगे, आप लोग चौक देखे होंगे, चौक देखे होंगे, चौक जिस मिट्टी से बनी होती है उसी को सेलखड़ी कहते हैं। तो ये जो सील होती थी वो सेलखड़ी से बनी होती थी और तांबा से बनी होती थी। उसके बाद जो सील का जो शेप हुआ करता था यानी कि आकार हुआ करता था वो सिलेंड्रिकल यानी कि शंकुकार, वर्ग, गोलाकार, गोलाकार होने के साथ साथ ये आयताकार भी हुआ करता था, ये आयताकार भी हुआ करता था। जनरली जो सील पे जो चिन्ह होती थी वो भगवान की चिन्ह होती थी और या तो किसी जानवर की चिन्ह होती थी, या तो भगवान का चिन्ह होता था या तो किसी जानवर का चिन्ह होता था। आप लोगों को बता दो कि महत्वपूर्ण सील उन लोगों का वो हुआ करता था जिस पे पशुपति शिव का फोटो बनाया जाता था। महत्वपूर्ण सील था जिस पे पशुपति शिव का फोटो बनाया जाता था। ये सील है, सील आपको मेसोपोटामिया से भी प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया में जब खुदाई हुआ था तो वहाँ से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील प्राप्त हुआ था। तो यानी कि इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग सील का इस्तेमाल व्यापार में भी किया करते थे, यानी कि कोई चीज़ खरीदने के लिए सील का इस्तेमाल करते होंगे। और इनका जो साइज हुआ करता था सील का वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर हुआ करता था, 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर हुआ करता था। अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ यानी कि डिक्लाइन कैसे हुआ। बहुत सारे इतिहासकार आए और अपना अपना मत दिए, तो उन्हीं इतिहासकारों के मत के आधार पर कहा जाता है इंडस वैली का पतन ऐसे हुआ। व्हीलर, पिगट और गार्डनर चाइल्ड का कहना है कि कोई बाह्य आक्रमण हुआ था जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। कौन कहते हैं? व्हीलर, पिगट, गार्डियन चाइल्ड। उसके बाद एक हमारे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, महामारी आया था जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। जैसे आज के टाइम में कोविड आया था, कोविड क्या था? एक महामारी था। और ऐसे ही उस टाइम में भी कोई महामारी आया होगा जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया होगा। और ये कहते हैं हमारे कैनेडी साहब, ये कहते हैं हमारे कैनेडी साहब। और कुछ लोगों का कहना है कि मौसम परिवर्तन हो गया जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। और ये कहते हैं आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष, आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष। उसके बाद एक हैं हमारे रैकस साहब, और रैकस साहब का कहना है कि नहीं, भूकंप आया था और भूकंप से इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और जॉन मार्शल जी का कहना है कि नहीं, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन डूब गया और सब के सब विनाश हो गया। और हमारे आईआईटी खड़गपुर का कहना है कि नहीं, सुखाड़ के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। और जो कि ये काफ़ी लोग नहीं मानते हैं क्योंकि ये मानने वाली बात है ही नहीं। उसके बाद अब अपन लोग देखते हैं कि प्रमुख विशेषता क्या थी। इस शहर की जो प्रमुख विशेषता ये थी कि ये एक शहरी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता के टाइम में कांस्य का ज़्यादा प्रयोग किया गया था, यानी कि ब्रॉन्ज का ज़्यादा प्रयोग किया गया था। और मातृसत्तात्मक ये सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक ये सभ्यता थी। अब जो मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखिएगा और यही चीज़ एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रमुख स्थान कौन कौन थे? तो पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा का। तो हड़प्पा से मुझे मिलता है डाइस, डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। मजदूरों का आवास, मजदूरों का जो रहने का आवास था वो भी हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। और कब्रिस्तान भी हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। मातृ भगवान का मूर्ति भी हड़प्पा से प्राप्त होता है और अनाज गिरी भी हड़प्पा से प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की अगर बात करें तो सबसे बड़ी सभ्यता यही थी, सबसे बड़ी सभ्यता यही थी मोहनजोदारो। और भारत में अगर बात करें सबसे बड़ी सभ्यता की तो वो राखीगढ़ी थी, क्योंकि मोहनजोदारो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ी सभ्यता थी वो थी मोहनजोदारो। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी सभ्यता क्या थी तो आपको कहना है राखीगढ़ी। 1980 में मोहनजोदारो को यूनेस्को में भी शामिल कर दिया गया, यूनेस्को में भी शामिल कर दिया गया। कब? तो 1980 में। ये आप लोग याद रखिए, 1980 में मोहनजोदारो को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। और मोहनजोदारो से प्राप्त होता है स्नानगिरी, अन्नगिरी, पशुपति शिव का मूर्ति भी यहीं से प्राप्त होता है। घोड़े का हड्डी प्राप्त होता है, घोड़े का हड्डी प्राप्त होता है। नग्न महिला डांसर का एक मूर्ति प्राप्त होता है और चावल भी आपको मोहनजोदारो से ही प्राप्त होता है।
अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काला चूरी, काला चूरी। और कालीबंगा से प्राप्त होता है जोता हुआ खेत, लकड़ी का हल, कच्चा ईंट और ऊँट का हड्डी। ऊँट का हड्डी आपको कालीबंगा से प्राप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं लोथल। लोथल की अगर बात करें तो सबसे पुराना साइट भारत का माना जाता है। भारत का सबसे पुराना साइट अगर कोई आपसे पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आप लोग क्या बोलोगे कि लोथल। लोथल और लोथल से मापन यंत्र भी प्राप्त होता है जो कि हाथी के दांत का बना हुआ था, जो कि हाथी के दांत का बना हुआ था। और लोथल से बंदरगाह भी एक प्राप्त होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुरानी बंदरगाह, तो आप लोग कहेंगे लोथल का बंदरगाह, जो कि इंडस वैली के टाइम का ही था। और चावल का भूसा भी आपको लोथल से ही प्राप्त होता है। चावल का भूसा लोथल से प्राप्त होता है। और घोड़े का साक्ष्य भी आपको लोथल से ही प्राप्त होता है। घोड़े का साक्ष्य भी आपको लोथल से ही प्राप्त होता है। उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं धोलावीरा। धोलावीरा की अगर बात करें तो धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनको शामिल किया गया है। और सिंचाई का बांध भी धोलावीरा से ही प्राप्त होता है। तो आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा। और आप लोगों को ये सब चीज़ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और कल से अपन लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता और 2 क्लास वैदिक सभ्यता। उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे, पहले पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना।